नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कोलकाता इस्मत रेजी और कत्ल मामले में कांग्रेस ने किया एहतजाज। सदर जमहूरिया के बयान पर लीडरान ने दिया रद्द अमल। मरकजी वजीर सुकांत मजूमदार ने गवर्नर से की मुलाकात। कहा, मैंने बंगाल के लोगों की हिफाजत के लिए की है गुजारिश। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने बताया रियासत का लेखा जोखा। कहा, 2023-24 के खजाने में 2200 करोड़ का हुआ इजाफा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का खौफ। भेड़िए ने ली 8 अफराद की जान, पकड़ा गया एक भेड़िया। और बांग्लादेश में तब्दीलियों का सिलसिला जारी। बुरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर आयत पाबंदियां हटाई। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इस्मत रेजी और कत्ल मामले में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। दूसरी जानिब खवातीन ने भी नाराजगी का इजहार किया है। लीडरान ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के बयान पर भी रद्द अमल दिया है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा है कि कोलकाता में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक और दर्दनाक है। इसकी जांच सीबीआई कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दीगर लीडरान ने भी इस मामले को इंतहाई अफसोसनाक बताया है। बंगाल के आम लोगों की मांग जो है, पीड़िता का परिवारों की जो मांग है, इंसाफ की मांग, वो इंसाफ की मांग में हम सर में सर मिला रहे हैं और कुछ नहीं। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो। बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती। इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है। ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पता चली कि आम लोग बेखौफ है, डरते नहीं, तब उन्होंने बयान को पलटू मारने की कोशिश कर रहे हैं। बयान को घुमा फिराने के, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग डरते नहीं उनसे। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे गर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशतगर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। देखिए, कलकत्ता की घटना बार बार हम लोग कह चुके हैं, दुखद है और पीड़ादायक है। उसकी जांच सीबीआई कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला के सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं और पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी को सेलेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि मणिपुर की घटनाओं पर महामहिम राष्ट्रपति जी को दुख ना हो और बंगाल की घटनाओं पर दुख हो, ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और देश भर में तमाम घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बदलापुर की हो, चाहे वो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में 2 बेटियों को किस तरीके से पेड़ पे लटक के उन लोगों ने अपनी जान दी या उनकी हत्या की गई, फर्रुखाबाद का मामला। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को पूरे देश की चिंता करनी चाहिए। अब देखिए, अब जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाजारों में से छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? हर जगह इस तरह का माहौल जो है, बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते, जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे। राष्ट्रपति महोदय ने जो ये मुद्दा उठाया उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जितने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग इन मुद्दों की बात करेंगे, उतना सरकारों का ध्यान इन मुद्दों पर जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति महोदया को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का भी जिक्र करना चाहिए, महाराष्ट्र के बदलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, पुणे, इन सब हादसों का, राजस्थान के जोधपुर, तमाम वारदातों का जिक्र करना चाहिए, ताकि ऐसा न लगे कि राष्ट्रपति महोदया सिर्फ एक राज्य विशेष। I have told
from my side, at this moment, there is no comment. They want to disturb West Bengal. Their target is Mamata Banerjee, this BJP and anti-Bengal lobbies. They are trying to disturb Mamata Banerjee and Bengal. So they have planned in many ways. But in this case, our legal members, they are looking after this case. कोलकाता में मरकजी वजीर सुकांता मजूमदार ने कहा कि हमने गवर्नर सीवी आनंद बोस से मुलाकात की है और उन्हें आरजीकर हादसे पर उनसे बात की है। बीजेपी के जरिए बंगाल बंद और टीएमसी की गुंडागर्दी के बारे में बताया है। एलजेपी रामविलास के रुकने पार्लियामेंट शाम्भवी चौधरी ने बंगाल की वजीराला ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि बिहार या उत्तर प्रदेश के बारे में बोलने वाली वो कौन होती हैं, उनके लिए उनकी रियासत अहम है। আজকে সম্মানীয় গভর্নর মাননীয় মহামহিম ডক্টর সিবি আনন্দ বোসের সাথে আমি মাননীয় শ্রী দিলীপ ঘোষ, শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক, আমাদের শ্রী দীপক বর্মন এমএলএ এবং সাধারণ সম্পাদক, আমরা মাননীয় গভর্নর সাহেবের সাথে দেখা করি এবং তাকে আরজিকর ঘটনা 9 আগস্টের ঘটনা এবং তার পরবর্তী যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে, সাধারণ মহিলাদের রাত্রে নেমে 14 তারিখ রাত্রে নেমে প্রতিবাদ থেকে শুরু করে ছাত্র সমাজের অরাজনৈতিক প্রতিবাদ থেকে শুরু করে গতকাল ভারতীয় জনতা পার্টির বন্ধ, তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডামি কোনো কোনো জায়গায়, এবং তার সাথে এই প্রথম আমরা দেখলাম যে একজন সিএম মঞ্চ থেকে গুন্ডামি মারছেন, যেন গুন্ডারা হিন্দি এবং বাংলা সিনেমায় ধমকায় চমকায়, সেরকম দেখলাম যে একজন মুখ্যমন্ত্রী ডায়লগ দিচ্ছেন ধমকানো এবং চমকানো, তাতে তিনি ফোঁস করবেন কি করবেন সেসব অনেক কিছু বলেছেন। আমরা বিস্তৃত আকারে মাননীয় গভর্নর সাহেবকে সমস্ত কিছু বলেছি এবং আমরা বলেছি যে দেখুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই যে ফোঁস করার কথা উনি বলছেন বা ডাক্তারবাবুদেরকে চমকাচ্ছেন, সাধারণ মানুষকে বলছেন রাস্তায় নামলে পরে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা তাদেরকে মারবে, ইনডাইরেক্টলি কালকে উনি তাই বলেছেন। পুরো ডিটেলস আমরা মহামহিম গভর্নরকে জানিয়েছি এবং ওনার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি যে আপনি ভরসা, আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসী অনেক আশা নিয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, কারণ যেভাবে প্ররোচনামূলক দূর অভিসন্ধি নিয়ে প্ররোচনামূলক কথাবার্তা গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং হিংসা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, এই হিংসা হলে পরে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটি গৃহযুদ্ধ বাঁধবে। কারণ উনি ফোঁস করলে আমরা বসে থাকবো এরকম তো হতে পারে না। তখন আমি যেমন গতকাল বলেছি সেরকমই হবে, তখন তেরে মেরে ডান্ডা করে দিই ঠান্ডা, বাংলার মানুষ তখন তেরে মেরে ডান্ডা করবে। আমরা চাই না সেই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হোক। মাননীয় গভর্নর সাহেবকে বলেছি যে আপনিই ভরসা, বাংলার মানুষের সাংবিধানিক অধিকার, বাংলার গণতন্ত্র, বাংলার মানুষের স্বাধীনতা স্বাধিকার এই রক্ষার দায়িত্ব সংবিধান আপনাকে দিয়েছে, সেজন্য আপনার কাছে আমরা অনুরোধ নিয়ে এসেছি যে আপনি এই অধিকারকে রক্ষা করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা করুন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। যা যা করা প্রয়োজন মানে রাষ্ট্রপতি শাসন কি দাবি করবেন? দেখুন, আমরা ওনাকে বলেছি যে বাংলার মানুষের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, এবার কি করা প্রয়োজন সেটা তো সংবিধান অনুসারে উনি ঠিক করবেন এবং ওনার উপরের লোকেরা ঠিক করবেন। আজকে মহামান্য রাজ্যপাল দিল্লি যাচ্ছেন, দিল্লি গিয়ে উনি কথা বলবেন, পরবর্তী সময়ে সমস্ত কিছু দেখে ঠিক হবে। আজকে তো বাংলার পরিস্থিতি দেখে সবাই চিন্তিত, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মহামহিম রাষ্ট্রপতি যিনি কোনো বলেন না তিনি পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে, একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্টের যাকে গোটা ভারতবর্ষ চেনে, যিনি বলেন যে আমি প্রথাগতভাবে বা নীতিগতভাবে 356 ধারার বিরোধী, কিন্তু মনে করি পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি রাজ্য সেখানে 356 ধারা হতে পারে। এই ধরনের মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র মোস্ট কাউন্সিলের কাছ থেকে আসা, আমার তো মনে হয় তিনি তো মস্করা করার জন্য বলছেন না, গোটা ভারতবর্ষের মানুষ চিন্তিত।
देखिए, सबसे पहले तो हमको लगता है कि वो कौन होती हैं बिहार या यूपी के बारे में बोलने वाली। उनका अपने जो लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट मैटर, और उनका जो अभी जो कोलकाता में हुआ है और जो बंगाल में अभी सिचुएशन चल रहा है, वो उनके गवर्नेंस का, स्टेट मशीनरी का कंप्लीट फेलियर है। और हम मानते हैं कि ये जो हार है ना, जो फेलियर है उनका गवर्नेंस का, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनका मन विचलित हो चुका है। वो हमको तो नहीं लगता कि वो कौन होती है बोलने वाली कि बिहार जलेगा कि यूपी जलेगा, और बिहार नहीं जलने, उनके बंगाल जलने से बिहार में क्या असर रहेगा। बिहार मजबूती से खड़ा, और बिहार हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर खड़े हों और उन्हें कम से कम सीट जीतने का मौका दें। हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। देखिए, ये किसी गठबंधन का नहीं है, ये वहाँ के लोगों की चाहत है। और आज की स्क्रीनिंग में सर क्या कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत हुई? इनके कैंडिडेट्स के बारे में बातचीत हुई, उनके स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस के बारे में बातचीत हुई। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि माली साल 2023-24 में रियासत के खजाने में 2200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। रियासत के खजाने को बढ़ाने के सिमत में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी हुकूमत रियासत के खुद मुख्तार बनाने के सिमत में काम कर रही है। सुखविंदर सुक्खू के बयान पर साबिक वजीर आला जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। हमारे आर्थिक प्रबंधन से और हमारे जो हमने काम किया, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होता दिख रहा है। ये पहली बार है कि प्रदेश के राजस्व में 2200 करोड़ रुपए की पहले वित्तीय वर्ष जो 2023-24 का है, राजस्व अधिक अर्जित किया गया है। और यही नहीं, ये भी पहली बार है कि प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारी सरकार उस दृष्टि से कार्य कर रही है। और आपने मुझे सुना होगा, मेरे आप पिछले बातों को भी ध्यान से रखिए कि हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इन कड़े फैसलों के स्वरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा प्रदेश की सभी जनता का, समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिले, और जिस दृढ़ निश्चय से और जिस इच्छा शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस स्थिति पर हम आने वाले वित्तीय वर्ष में काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे और 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रयास हमारे सफल होंगे। यही मैं बार बार कहता हूं, और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उससे पहले हमको इसके फैसले करते हैं। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। आज हम मुख्यमंत्री है, कल कोई और मुख्यमंत्री हो, लेकिन प्रदेश की आर्थिक को अगर इस दशा पर छोड़ देंगे तो भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार कहां से पैदा होंगे, नई योजनाओं पर कहां से धन आएगा, शिक्षा का स्तर जो कि गुणात्मक शिक्षा के स्तर पर हम 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा। हेल्थ सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा। हमारी सरकार इस सभी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। राजस्व में किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है, हॉर्टिकल्चर में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, एग्रीकल्चर में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, समाज के सभी वर्गों का कैसे ख्याल रखना है, और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार जो सरकारी धन है उसको कैसे पहुंचाएगी, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने मंत्रिमंडल में चर्चा की। मंत्रिमंडल के चर्चा के बाद सभी मंत्रियों ने ये कहा कि हमें प्रदेश का हित पहले देखना है, प्रदेश को आत्मनिर्भर हमने बनाना है। लेकिन जिस प्रकार पिछले 5 साल में प्रदेश के धन को लुटा दिया गया, वो बड़ी शर्मनाक
बात है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। हम अपनी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, उनके बढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। जिसकी सरकार बने अभी 1 महीना हो और वो सरकार 1 महीने के अंदर ये फैसला करती है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल कर दिया जाए। हमने उस ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया, इसलिए किया कि बुढ़ापे में उनको हर महीने अश्योर्ड इनकम मिलती रहे। देखिए 2 साल बीतने को है, इस गीत को कब तक गाते रहेंगे? अगर मैं भी यही गाता रहता, 2017 में 50,000 करोड़ रुपए ऋण जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी छोड़ के गए, कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई, तो मैं भी काम नहीं कर पाते, इसी गीत को गाता रहता। लेकिन हमने कहा कि ऋण लिया है, उसको चुकता करने के लिए जो चीजें करने की आवश्यकता, हम काम पर जुटे, हमने काम किया और 5 साल हमने काम किया। सड़कें बनी, पुल बने, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल बने, सब जगह काम हुआ और यहाँ 2 साल से पूर्ण विराम है। पूरे प्रदेश पर गीत गाए जा रहे हैं कि ऋण ले रखा है। और जितना ऋण मैंने 5 वर्षों में लिया, ये आंकड़ा है, उससे ज्यादा ऋण सुखू भाई 1 साल में ले चुके हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में ही ले चुके हैं। 5 साल में तो मालूम नहीं। 1 लाख का आंकड़ा मुझे लगता है कि 1 आध महीने में पूरा होने वाला है। 1 लाख करोड़ का हिमाचल प्रदेश का ऋण का आंकड़ा पार होने वाला और ये श्रेय वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाएगा। यूपी के कानपुर में वजीराला योगी आदित्यनाथ ने जिले की सतह पर मेगा रोजगार और लोन मेले में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्की, गुड गवर्नेंस का क्या मॉडल होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश तय करता है। आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहन और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है, क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहन और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? ये कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है, लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिक यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहन और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है। और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसा मऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे, उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक
इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों लक्ष्य सेन, सूरज पंवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत सिंह बिष्ट को एजाज से नवाजा है। वजीर आला ने डिजिटल तरीके से रकम भी दी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज कौमी यौम खेल के मौके पर रियासत के सभी खिलाड़ियों और खेल के दीवानों को मुबारकबाद देता हूं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों को बधाई देता हूं और हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाने वाला ये राष्ट्रीय खेल दिवस देश के महान नायक मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देने के साथ ही हमें भारत को खेल के क्षेत्र में भी महाशक्ति बनाने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी लगन से, मेहनत से, अभ्यास से लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। उनका पूरा जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। यदि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हाल ही में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही भारत की हॉकी टीम लगातार 2 ओलंपिक खेलों में मेडल लाकर लगातार देश का नाम रोशन कर रही है। इसके लिए मैं हॉकी की हमारी पूरी टीम को एवं पेरिस में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बधाई देता हूं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पेरिस में शुरू हो रहे पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे हमारे सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को भी उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए की वजह से दहशत का माहौल था। आखिरकार महकमा जंगलात ने काफी मेहनत के बाद भेड़िए को पकड़ लिया है। वाज़ेह है कि अब तक 8 अपराध भेड़िए का शिकार हुए और सभी की मौत हो गई है। देखिए, आज का दिन सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जू में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, आईडी नीचे करिए। ऐसा है कि भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। भेड़ियों ने वहाँ पे काफी दिक्कत पहुंचाई लोगों को, खास तौर से जो लोग खुले में सोते थे और बच्चे साथ में होते थे या एक एक पलंग पे 2-2, 3-3 बच्चे एक साथ सो रहे हैं और वहां पे अगर दरवाजा किसी वजह से खुला, भेड़िया घुस गया तो एक आध बच्चे को ले गया। इस तरह से जो इंसिडेंट थे वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की सूचनाओं से बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्होंने उनके निर्देशन में कल हम वहां गए और हमने लोगों से कहा कि भाई पकड़ो। इससे पहले भी काफी निर्देश दिए गए थे और 3 भेड़िए पकड़े जा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंट से नहीं। ये चौथा जो भेड़िया है ये काफी बड़ा भेड़िया है और ये ज्यादा खतरनाक माना जा रहा था। ये पकड़ा गया है और अभी भी 2 और बाकी है, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। वन विभाग की टीम पूरी तरह से वहां लगी हुई है, आसपास के जिलों से भी हमने टीम भेजी है।
वहां पे ड्रोन कैमरे लगाए गए थर्मल ड्रोन लगाए गए, क्योंकि पेड़ के नीचे अगर बैठा हो तो नहीं पता लगता है ड्रोन से, सिंपल ड्रोन से। तो हमने थर्मल ड्रोन लगाया है ताकि नीचे के टेम्परेचर से फर्क पता लग जाएगा कि कहाँ पे है। और इस तरह से वहां पे हमने पता लगाया है कि 3 है और 3 में से 1 कल पकड़ गया, अभी भी 2 और बाकी है, वो भी हम जल्दी ही पकड़ेंगे। और हमने लोगों से कहा है कि जनता को बचाइए, हर हालत में हमें जनता को सुरक्षा देना है, हर हालत में बच्चों को सुरक्षा देना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा चिंता में थे, और उन्होंने खास तौर से कहा है वहां पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर गांव में रात में गश्त का इंतजाम किया गया है। वहां पर रात में ये हो गया है कि विद्युत लगातार रहेगी, कोई कटौती नहीं होगी। साथ ही वहां पे वन विभाग की टीमें भी गश्त करेंगी। और हमने लोगों से कहा है अपने दरवाजे बंद करके रखो, खुले मत रखो, बच्चों के साथ विशेष सुरक्षा का इंतजाम रखो। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि किसी भी बच्चे पे भेड़िया अकेले दुकेले में एक्शन में आए। और लोगों से कहा है कहीं भी जाएं तो अपने हाथ में लाठी रखें और 2-3 लोग एक साथ जाएं, अकेले ना जाएं, ताकि भेड़िया और किसी पे अटैक ना कर सके। और हमें उम्मीद है अपने वन विभाग के कर्मचारियों की मेहनत और सूझबूझ से कि हम बाकी कल 1 पकड़ा गया, बाकी 2 भी जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। दिल्ली के जगतपुरी स्टैंड पर खड़ी क्लस्टर बस में आग लगने का वाकया पेश आया। बस में 40 मुसाफिर सवार थे, सभी को महफूज निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हम मौके पे पहुंचे और आके हमने इसको कवर किया और उसमें कोई कैजुअल्टी नहीं है, सब आग बुझा दी, क्लियर हो। आग लगने का कारण एसी प्लांट से बताया ड्राइवर ने, एसी प्लांट से आग लगी है। हाँ, जब हम आए थे पूरी जल रही थी। कितनी गाड़ी आई थी फायर? 3 गाड़ी मौके पर आई थी। 3 गाड़ी? हाँ जी। जैसे कि देखा जाए गर्मी भी नहीं थी और शॉर्ट सर्किट माना जाता है, क्या माना जाता है? हाँ, शॉर्ट सर्किट ही है, इसी प्लांट से जो शॉर्ट सर्किट है उसी से हुआ है। ये बस है 340 बस थी जो सीमापुरी जा रही थी। एक बाइक सवार ने पीछे से आकर बताया कि पीछे बस में आग लगनी शुरू है। बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। जैसी बस रुकी सवारियां एकदम भागी और जैसी भागकर सवारियां बाहर निकली उसी टाइम इस बस में आग लगी थी और धू धू करते सारी बस ऐसे के ऐसे जल गई। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया है। मुसाफिरों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। उबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर आयत पाबंदियां भी हटा दी हैं। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लाम पसंद जमात है, जिस पर शेख हसीना की हुक्मरानी के आखिरी दिनों में पाबंदी आयद की गई थी। उबूरी हुकूमत ने कहा है कि जमात इस्लामी के दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के सबूत नहीं मिले हैं। कोलकाता इस्मत रेजी और कत्ल मामले में कांग्रेस ने किया एहतजाज। सदर जमहूरिया के बयान पर लीडरान ने दिया रद्द अमल। मरकजी वजीर सुकांत मजूमदार ने गवर्नर से की मुलाकात, कहा मैंने बंगाल के लोगों की हिफाजत के लिए की है गुजारिश। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने बताया रियासत का लेखा जोखा, कहा 2023-24 के खजाने में 2200 करोड़ का हुआ इजाफा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का खौफ, भेड़िए ने ली 8 अफराद की जान, पकड़ा गया 1 भेड़िया। और बांग्लादेश में तब्दीलियों का सिलसिला जारी, पूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर आयत पाबंदियां हटाई। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।